अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का ये जो लेक्चर है इट इज़ फॉर क्लास 10th। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप लोगों को पता है कि हालात कैसी हो रही है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, तो इससे जो है बाकी चीज़ों के अलावा बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए हमने सोचा कि हम बच्चों का सिलेबस कुछ हद तक कवर करने के लिए, बच्चों का टाइम जो है वो कंज्यूम करवाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करी। तो आज से हमने 10th क्लास के लिए इसका बाज़ाब्ता आगाज़ किया। तो आज के बाद जो है 10th क्लास के लिए भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स अपनी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। तो चूँकि लॉकडाउन से पहले हमने जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था विंटर्स में ही, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो उसके बाद हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि दूसरा चैप्टर है वो उठाया था, वो स्टार्ट किया था लॉकडाउन से पहले। उसमें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े भी थे, जैसे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है। उसके बाद प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमने उठाया था। उसमें हमने पढ़ा था प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़े थे, उन हार्मोन्स की फंक्शंस वगैरह हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम प्लांट मूवमेंट्स पे आए थे। ठीक है बेटा। तो चूँकि बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे, ठीक है बेटा, इसलिए हम आज नए से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपकी 10th की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। ठीक है बेटा। लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा है पहले ही विंटर्स में ही। तो अब जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके कुछ टॉपिक्स भी हमने लॉकडाउन से पहले पढ़े थे, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स ने वो मतलब लेक्चर्स अटेंड, वो क्लासेस अटेंड किए थे। इसलिए हम नए से मतलब शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ फॉर क्लास 10th। ठीक है बेटा। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं अपने इस लेक्चर की, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूं। वो ये है कि नंबर 1, ये जो लेक्चर मैं आपको, वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकती हो। ठीक है बेटा। तो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए क्रिएट किया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप और भी स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। आप उनके नंबर्स और नेम मुझे भेज सकते हो, ताकि मैं उनको उस ग्रुप में ऐड करूंगा, जिस ग्रुप में मैं आपको ये लेक्चर्स सेंड करता रहूँगा। ठीक है। तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, नो प्राइवेसी, नो सिक्योरिटी। ठीक है। नंबर 2 वो ये है कि बेटा, चूँकि लेक्चर्स जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं को डाउनलोड करना पड़ता है हमें बाद में, और फिर यहाँ ये हमारे फ़ोन मेमोरी में स्टोर होते हैं, और फ़ोन की मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है। इसलिए सारे लेक्चर्स आप फ़ोन में नहीं रख सकते हो। आप एक काम करोगे कि जब लेक्चर आप डाउनलोड करोगे तो आप पेन और कॉपी सामने रखोगे, एक अलग कॉपी सामने रखोगे, जिसमें क्या करोगे आप, जितने भी पॉइंट्स में आपको वीडियो लेक्चर्स में आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप वो पॉइंट्स अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे, ताकि एक किस्म के नोट्स आपके लिए, हैंडमेड नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो पेन और कॉपी सामने रखना लाजमी है, ताकि जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप उसको पेन में मतलब कॉपी में नोट करके रखोगे, ताकि बाद में आप उसी से रिवाइज करोगे। बाद में अगर आप ये डिलीट भी करोगे अपने फ़ोन की मेमोरी से, तो आप फिर कॉपी से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बेटा। और तीसरी बात वो ये है कि जितने भी मैं लेक्चर्स आपको दूंगा ये सीक्वेंस में होंगे, तरतीब में होंगे। ठीक है बेटा। पहला टॉपिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा इसलिए आपको कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बेटर। तो कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, सारे वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स व्यू करने हैं, देखने हैं। ठीक है बेटा। सुनने हैं, नोट डाउन करके रखने हैं, कोई वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। और नंबर 4th पॉइंट वो ये है कि चूँकि स्पीड नेट की बहुत कम है, 2G स्पीड पे हमें ये मैनेज करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे बेटा, जो मतलब बड़े लेक्चर्स हम यहाँ पे आपके लिए नहीं दे सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर्स हम करेंगे, 20-25 मिनट के लेक्चर्स हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं। ठीक है बेटा। जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको मतलब
आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो नाउ वी विल गो थ्रू आवर फर्स्ट लेक्चर, यानी कि we will go through the first topic of second chapter, that is control and coordination। ठीक है बेटा, इससे पहले कि मैं आपको मतलब पहले टॉपिक पे लिए चलता हूँ, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आपने कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, जैसे न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ा, जैसे एक्सक्रीशन आप लोगों ने पढ़ा, जैसे रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने पढ़ा। तो उन सभी प्रोसेसेस को हमने नाम दिया था लाइफ प्रोसेसेस। क्योंकि अगर हम वो प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करेंगे तो वी कांट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि वो प्रोसेसेस, वो फंक्शन जो है ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। जैसे ग़िज़ा लेना, फूड लेना और उसको यूटिलाइज करना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेलबींग के लिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव, सिंपली हम फूड के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए न्यूट्रिशन यानी कि इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो इसको हमने नाम दिया था क्या, लाइफ प्रोसेस। वैसे ही ब्रीथिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी तो ज़रूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर हमारी बॉडी में गैसों से एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से प्रोड्यूस रिलीज नहीं होगा, तो वी कांट सर्वाइव। ऐसे ही एक्सक्रीशन, अगर हम अपनी बॉडी से वेस्ट्स को रिमूव नहीं करेंगे तो वी कांट, क्योंकि वो वेस्ट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे, तो वो टॉक्सिन्स में तब्दील होंगे, तो वो जहर हमारी बॉडी में फैल जाएगा, उस जहर की वजह से हम मर भी सकते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारी बॉडी में मटेरियल्स एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, कैरी नहीं हुए, तो वी कांट परफॉर्म द वाइटल लाइफ एक्टिविटीज़। दैट मीन्स वी कांट सर्वाइव, दैट मीन्स हमारी सर्वाइवल पे असर पड़ेगा। और वो सारी प्रोसेस जो थे उनको हमने नाम दिया था क्या, लाइफ प्रोसेस, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए क्या थी, ज़रूरी थी, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी थी। ऐसी ही एक और लाइफ प्रोसेस है, ऐसी ही एक और प्रोसेस है जो सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है, यानी कि जो हमें सर्वाइवल में मदद करती है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्या, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि वो जो प्रोसेस जिसके बारे में अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जो सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब क्या है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब है कि जब भी कोई हमें एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज फेस करनी पड़ती है, उस चेंज को हम नाम देते हैं क्या, स्टिमुलस। और उस चेंज के अगेंस्ट जो हम यहाँ से रिएक्शन दिखाते हैं ना, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स। एग्जाम्पल, सपोज आप क्या करते हो बेटा, मतलब आप घर में गर्म बर्तन होता है किस पे, गैस पे या हीटर पे, तो आप उसको हाथ लगाते हो। जो ही आप उसको हाथ लगाते हो तो आपको वहाँ पे क्या फेस करनी पड़ती है, हीट, इजंट इट, करनी पड़ती है। वो एक चेंज आपको फेस करनी पड़ती है, दैट इज हीट। ये हीट जो है ये एक किस्म की क्या है, स्टिमुलस है। और आप क्या करते हो बेटा, जब आपको वो हीट फेस करनी पड़ती है, आप मत उसी बर्तन पे हाथ रखे बैठती हो। अगर आप वैसा करोगे तो इथई तथ पे अथ, तो ओबियसली आप जल जाओगे। दैट मीन्स आपकी सर्वाइवल पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, हम क्या करते हैं, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट, इस मतलब हीट के अगेंस्ट हम यहाँ से रिएक्शन दिखाते हैं। रिएक्शन हम कैसे दिखाते हैं, बाय विड्रॉल ऑफ हैंड, यानी कि हम अपना हाथ विड्रा करते हैं, हम उस गर्म बर्तन से अपना हाथ हटाते हैं तुरंत, विद इन द ब्लिंक ऑफ द आई। ठीक है बेटा, बहुत कम समय में हम उस गर्म बर्तन से हाथ हटाते हैं। इस हाथ हटाने को हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स, इजंट इट। यानी कि ये जो आपने हाथ हटाया ना गर्म बर्तन पे रख के, तो इसको हम रेस्पॉन्स दे, यानी कि वो गर्म बर्तन पे जब हमने हाथ रखा था तो वो गर्म बर्तन की वो गर्मी क्या थी, आपके लिए स्टिमुलस थी, इजंट इट। और जो आपने हाथ हटाया उस गर्म बर्तन से बाद में, तो दैट इज ए काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। वो दैट मीन्स विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इससे क्या हुआ, ये जो आपने हाथ विड्रा किया ना गर्म बर्तन पे रख के, इससे क्या हुआ, आपकी सर्वाइवल, आपको सर्वाइवल में मदद मिला, यानी कि आप उस हीट के इल इफेक्ट से बच गए, अदरवाइज आप जल जाते।
नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2, सपोज आपको नेल चुभता है, ठीक है बेटा, नेल मीन्स मतलब कील आपको चुभता है कहीं पे, मतलब पाँव में, तो आप क्या करते हो, आप मत दबाते हो पाँव को, आप क्या करते हो, आप अपना पाँव जो है हटाते हो, वहाँ से विड्रा करते हो, यानी कि आप अपना पाँव जो है विड्रा करते हो। तो उससे क्या होता है, अगर आपने अपना पाँव विड्रा ना किया होता, अगर न तो खोर तुलो थोद क्या युथु तुम कुल मतलब तरित गया वो, ओबियसली आपको ब्लीडिंग हो जाती, खून लॉस हो जाता, तो आपकी सर्वाइवल पे असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो ही हमें किल चुभता है हम इमीडिएटली फुट अपना विड्रा करते हैं, उससे हम बचते हैं फर्दर ब्लीडिंग से, ठीक है बेटा, उससे हम बचते हैं नेल के इफेक्ट से। वो दैट मीन्स ये किल चुभ के वो फुट विड्रा करना इमीडिएटली, दैट इज ए काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को बेटा। सपोज आपको कहीं कोई पागल कुत्ता आपके पीछे मतलब भाग जाता है, सपोज कोई पागल कुत्ता आपके पीछे भाग जाता है, आप अभी स्कूल के लिए चले थे, तो रास्ते में एक पागल कुत्ता था, ठीक है बेटा, हल्का ही खून उस वत पे, तो वो उसका इंटेंशन था कि सुलाड़ हो तो मतलब खे हो तो, ठीक है, वो आपको नुकसान पहुंचाता। लेकिन जो ही आपकी नज़र उस पागल कुत्ते पे पड़ गई तो आपने क्या किया, आप वहीं पे रुक गई, इज़न्ट इट? नो नो नो, आप वहीं पे अगर रुकते तो वो पागल कुत्ता आ जाता तो वो आपको खा जाता। लेकिन आपने क्या किया, जो ही आपकी नज़र पागल कुत्ते पे पड़ गई तो आपने क्या किया, यू स्टार्ट रनिंग, आपने भागना शुरू किया, और जब आपने भागना शुरू किया तो ओबियसली आप उस डॉग से बच गई, उस कुत्ते से बच गई। को दैट मीन्स रनिंग ऑन सीइंग ए डॉग इज ए काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। वो दैट मीन्स अगर आप भाग ना जाते तो वो कुत्ता आके आपको नुकसान पहुंच जाता, आपको खा जाता, आपकी सर्वाइवल पे क्या पड़ता, असर पड़ता, इजंट इट? वो दैट मीन्स ये जो आप भाग गए कुत्ता देख के, इट इज़ ए काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई इन तीनों एग्जाम्पल से आपको पता चलती है। या मैं आपको बता दूंगा, आपको सपोज आपको कोई तेज लाइट जो है मतलब फास्ट फ्लैश ऑफ लाइट आपके आंखों पे पड़ गई, ठीक है बेटा, फ्लैश ऑफ लाइट आपके आंखों पे पड़ गई, तो अगर आप अपनी आंखें खुले रखते तो उस लाइट से आपके आंखों पे नुकसान पहुंचता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ही आपके आंखों पे वो तेज लाइट पड़ जाती है तो आप अपनी आंखें क्या करते हो, क्लोज करते हो। गो दैट मीन्स उससे आप उस लाइट से बच जाते हो। दैट मीन्स क्लोजिंग ऑफ आइज ऑन फेसिंग मतलब फास्ट फ्लैश ऑफ लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर आप क्या करते, लाइट आपके आंखों पे पड़ती तो आप रेस्पॉन्स ना दिखाते, यानी कि आप आंखें बंद ना करते, तो उस लाइट से आपके आंखों को नुकसान पहुंच जाता। गो दैट मीन्स ये जो आपने अपनी आंखें बंद की ना, वो तेज लाइट पढ़ने की वजह से वो एक किस्म की क्या है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। वो ये 2-4 एग्जाम्पल्स काफ़ी है समझाने के लिए। बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं दे पाऊंगा, ठीक है बेटा। तो इन एग्जाम्पल्स से आपको पता चली होगी कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब क्या है। स्टिमुलस मीन्स एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, सपोज हीट, सपोज नेल, सपोज डॉग, सपोज सपोज फास्ट फ्लैश ऑफ लाइट। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। तो इन स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आपने यहाँ से एक रिएक्शन दिखाई, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रेस्पॉन्स। और इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि स्टिमुलस के अगेंस्ट यहाँ से रिएक्शन दिखाने को, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस के अगेंस्ट यहाँ से रिएक्शंस दिखाने को हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाना ज़रूरी है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर आप रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस न दिखाते तो आपकी सर्वाइवल पे असर पड़ता। अगर आप गर्म बर्तन पे हाथ रख के हाथ ना हटाते तो आप जल जाते। अगर आप मतलब कील पे पाँव रख के मतलब ये फुट अपना विड्रा ना करते तो आपको नुकसान, आपको ब्लीडिंग हो जाती। अगर आप कुत्ता देख के भाग ना जाते तो वो कुत्ता आपको नुकसान पहुंचाता, वो आपको खा जाता। अगर आपने फास्ट फ्लैश ऑफ लाइट फेस करके आंखें क्लोज ना की होती तो ऑब्वियसली आपकी आंखों को नुकसान पहुंचता। वो दैट मीन्स आपकी सर्वाइवल पे असर पड़ जाता, ठीक है बेटा। और दैट इसलिए ये जो आपने इन स्टिमुलसेस के अगेंस्ट यहाँ से रिएक्शंस दिखाई, जिन रिएक्शंस को हम रेस्पॉन्सेस
कहते हैं। और ये रेस्पॉन्सेस दिखाना जो है सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है। गो दैट मीन्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाना, यानी कि डिफरेंट चेंजेस के अगेंस्ट यहाँ से रेस्पॉन्स दिखाना, जिसको हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो वो दैट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। वो दैट मीन्स इससे आपको पता चली होगी, दैट मीन्स ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है ये भी तो एक किस्म की लाइफ प्रोसेस है, इजंट इट। क्यों ये भी एक किस्म की लाइफ, क्योंकि इससे भी हमें सर्वाइवल में मदद मिलता है। अगर हम ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखाते तो हमारी सर्वाइवल के पे क्या पड़ता, असर पड़ता। ठीक है बेटा। दैट अब ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो है कहा जाता है कि ये हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हर किसी, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। अब तरीका सिर्फ अलग अलग है। प्लांट्स एक तरीके से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं, एनिमल्स दूसरे तरीके से दिखाते हैं, मगर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाना हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है बेटा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो सबसे पहले इसलिए इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको पता चली होगी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टिमुलस किसको हम कहेंगे और रेस्पॉन्स किसको हम कहेंगे। स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड्स, यानी कि एनी एक्सटर्नल और इंटर, हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि स्टिमुलस कोई इंटरनल चेंज भी हो सकती है। ये सिर्फ कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं बल्कि ये कोई इंटरनल चेंज भी हो सकती है। ठीक है बेटा। वो एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज। और एक बात वो ये है कि ये स्टिमुलस जो है, नो डाउट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन समटाइम्स स्टिमुलस एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल भी हो सकती है। ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने सुना होगा सनफ्लावर प्लांट की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सनफ्लावर को जब सुबह की टाइम सनलाइट पड़ती है, वो सनलाइट सनफ्लावर प्लांट के लिए क्या है, स्टिमुलस है, एक एक्सटर्नल चेंज है जो उसको फेस करनी पड़ती है सुबह के टाइम। और वो सनलाइट पड़ने से सनफ्लावर पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो सनलाइट सनफ्लावर के लिए ज़रूरी है। तभी जब ही सनलाइट सनफ्लावर पे पड़ती है तो सनफ्लावर प्लांट उसकी ओर बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से सनफ्लावर प्लांट को क्या होती है, ग्रोथ होती है। वो दैट मीन्स उस सनलाइट की वजह से, उस स्टिमुलस की वजह से सनफ्लावर प्लांट में ग्रोथ हो जाती है। वो वहाँ पे वो सनलाइट जो है अब सनफ्लावर प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि यूजफुल है। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को कि स्टिमुलस हमेशा हार्मफुल नहीं हो सकता, कभी कभार स्टिमुलस यूजफुल भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकती है। ठीक है बेटा। गॉट इट। गो दैट मीन्स स्टिमुलस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट प्रूव्स हार्मफुल फॉर एन ऑर्गेनिज्म, बट इन सम केसेस इट प्रूव्स यूजफुल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। वो अब स्टिमुलस का मतलब क्या है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज, एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज अगेंस्ट विच, यानी कि एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज to which the organism responds, any internal or external change to which the organism responds, to which the organism reacts या responds, to which the organism reacts, to which the organism reacts या against which the an organism shows reaction, ऐसा भी आप कह सकते हो। to which the organism reacts is called स्टिमुलस, इज कॉल्ड स्टिमुलस। गो क्या थो तो गोबर याद, स्टिमुलस क्या गो, कह ति इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज यथ अगेंस्ट अख ऑर्गेनिज्म रिएक्शन हावान छु तथ वनान स्टिमुलस। क्या कह ति इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज यथ अगेंस्ट अख ऑर्गेनिज्म रिएक्शन हावान छु तथ क्या वनान स्टिमुलस, यानी कि एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज टू विच द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज अगेंस्ट विच एन ऑर्गेनिज्म शोज रिएक्शन, अगेंस्ट विच एन ऑर्गेनिज्म शोज रिएक्शन is called a stimulus। कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज जिसके अगेंस्ट, यानी कि जिसके रेस्पॉन्स में एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से क्या दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस। सपोज सनलाइट,
या सपोज अभी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था कुछ मिनट पहले, वो किसकी, वो गर्मी की, ठीक है बेटा। यानी कि गर्म बर्तन पे जब आपने हाथ रखा तो आपको गर्मी फेस करनी पड़ी, वो हीट जो है जो आपने फेस की, उसके अगेंस्ट आपने यहाँ से रेस्पॉन्स दिखाई ना। क्या रेस्पॉन्स दिखाई? आपने अपना हाथ हटाया उस हीट से बचने के लिए। वो हीट जो है वो एक चेंज है जिसके अगेंस्ट आपने यहाँ से क्या किया, रिएक्ट किया, जिसके अगेंस्ट आपने यहाँ से रेस्पॉन्स दिखाती है। वो हीट जो है एक किस्म क्या है स्टिमुलस। यहाँ लाइट जो आपकी आंखों पे पड़ गई, तेज लाइट, फास्ट फ्लैश ऑफ लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ गई तो आपने अपनी आंखें बंद की। वो दैट मीन्स वो लाइट जो है एक किस्म की चेंज है, एक किस्म का स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट आपने यहाँ से रिएक्ट किया। रिएक्ट कैसे किया? आंखें बंद करके। वो लाइट भी क्या है, एक किस्म का स्टिमुलस है, ठीक है बेटा। अब सवाल है रेस्पॉन्स का हम किसको कहेंगे, क्योंकि ये दो अहम टर्म्स इसमें आती है, ये स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब है सीधी सी बात, रेस्पॉन्स मीन्स यानी कि रेस्पॉन्स का मतलब जो है जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से क्या दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है। यानी कि द रिएक्शन शोन by an organism, the reaction shown by an organism against stimulus is called response। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म को वो स्टिमुलस फेस करना पड़ता है तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से रिएक्शन दिखाता है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से रिएक्शन दिखाता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स। यानी कि वो स्टिमुलस जो है जब एक ऑर्गेनिज्म को फेस करना पड़ता है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से क्या दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स। जैसे गर्म बर्तन पे हाथ रख के आपको हीट फेस करनी पड़ती है, वो हीट क्या है, स्टिमुलस है, और आप उसके अगेंस्ट यहाँ से रिएक्शन दिखाते हो, आप अपना हाथ हटाते हो, वो हाथ हटाना वो एक किस्म की क्या है, रेस्पॉन्स। या आपको फास्ट फ्लैश ऑफ लाइट फेस करनी पड़ती है, आपकी आंखों पे तेज लाइट पड़ जाती है, वो तेज लाइट क्या है, स्टिमुलस है, तो आप यहाँ से उसके अगेंस्ट क्या दिखाते हो, रिएक्शन। कैसे दिखाते हो? आंखें बंद करके। वो आंखें बंद करना वो एक किस्म का रेस्पॉन्स है। या आपको कुत्ता पीछे दौड़ गया तो वो कुत्ता क्या है, यानी कि वो कुत्ता क्या है, वो है एक किस्म का स्टिमुलस है, तो आप यहाँ से रिएक्शन भाग के रिएक्शन दिखाते हो, दैट मीन्स वो आपका भाग जाना, वो आपका रिएक्शन दिखाना, वो एक किस्म की क्या है, रेस्पॉन्स है, ठीक है बेटा। गॉट इट? गो दैट मीन्स स्टिमुलस गए कहाँ थी, इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज, यथ अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म मजबूर रिएक्शन हावनस, तथ वन स्टिमुलस, और रेस्पॉन्स गई अमिस ऑर्गेनिज्मस सा रिएक्शन युस हावान तथ स्टिमुलस अगेंस्ट, तथ वनान क्या, रेस्पॉन्स, ठीक है बेटा। सवाल है कि ये जो चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये याद रखना बेटा, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें इसी प्रोसेस के बारे में असली पढ़ना है। किस प्रोसेस के बारे में? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस के बारे में। जैसे लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वैसे ही इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको इस अहम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है क्या, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। को दैट मीन्स इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस के बारे में। यानी कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दिखाते हैं क्या, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट यहाँ से रेस्पॉन्ड करते हैं, इस चैप्टर में वही सब हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज, इससे पहले कि हम इसका दूसरा मतलब असली टॉपिक उठाए, उससे पहले हमें पता होनी चाहिए ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब हम ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं ना बेटा, ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मदद करते हैं, ये याद रखना। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में इन्वॉल्व होते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है बेटा। मैं
आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपको क्या फेस करना पड़ता है बेटा, हीट एक किस्म का क्या है, स्टिमुलस है, इजंट इट। जब आपको स्टिमुलस हीट फेस करना पड़ता है तो ये हीट जो है, पता है सबसे पहले आपकी बॉडी में कौन डिटेक्ट करते हैं, वो आपके स्किन में पाए जाने वाले थर्मो रिसेप्टर्स। क्या, थर्मो रिसेप्टर्स। मैं समझा रहा हूं आपको कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। थर्मो रिसेप्टर्स जो है बेटा, ये यानी कि यही सबसे पहले इस हीट को डिटेक्ट करते हैं। मीनस कि ये तो ये अथ थोवुक अथ पे गर्म बानस पे गो, ये गर्मी यजन अमे बानच गर्मी यजन ये सबसे पहले किनको फेस करनी पड़ती है, यानी कि किसने डिटेक्ट की सबसे पहले, हमारे स्किन में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल सेल्स ने, जिनको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये थर्मो रिसेप्टर्स, ये फिर इस स्टिमुलस की मैसेज जो है बेटा, ये इस स्टिमुलस की जानकारी जो है भेजते हैं किसको, हमारे नर्वस सिस्टम को। ठीक है बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें अहम आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि कुछ बॉडी पार्ट्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स स्पाइनल कॉर्ड को। हम सिंपली कहेंगे यानी कि ये थर्मो रिसेप्टर जो है हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं। किसकी मैसेज, किसकी इंफॉर्मेशन, हीट स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन। किसके जरिए, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के जरिए, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स। ठीक है बेटा, यानी कि नर्व सेल्स, उन नर्व सेल्स को जो यहाँ से मैसेज लेते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो ही उसके पास मैसेज पे पहुँचती है, इंफॉर्मेशन पहुँचती है इस स्टिमुलस की, ये नर्वस सिस्टम इस मैसेज को एनालाइज करता है। ठीक है बेटा, प्रोसेस करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर होती है। एफिशिएंट पार्ट है हमारी बॉडी का, इसमें सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर होती है। तो नर्वस सिस्टम जब इस मैसेज को एनालाइज करता, इसको लगता है कि ये हीट जो है बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, एनालाइज करके, क्योंकि इसमें सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर होती है। किसमें, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में। तो एनालाइज करने के बाद, इस मैसेज को प्रोसेस करने के बाद, ये क्या करता है, वापस मैसेज भेजता है इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए। लेकिन उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्या, मोटर न्यूरॉन्स, जो वहां से वापस मैसेज लाते हैं। किसको ये मैसेज भेजता है बेटा, ये भेजता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को। इफेक्टर ऑर्गन्स, हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं बेटा जो रेस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जो बाद में रेस्पॉन्स दिखाते हैं। इफेक्टर ऑर्गन को ये मैसेज भेजता है कि आप क्या करो, आप रेस्पॉन्स दिखाओ, आप कंट्रैक्ट हो जाओ। सपोज इफेक्टर ऑर्गन की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। सपोज इफेक्टर ऑर्गन हमारा यहाँ पे हैंड है, हम कहेंगे कि हमारी आर्म है, तो ये उसको कहता है कि आप विड्रा हो जाओ। तो ये इफेक्टर ऑर्गन जो है हमारा, ये हैंड हमारा जो है, ये आर्म हमारी जो है, ये विड्रा हो जाती है। ये क्या हो जाती है, विड्रा हो जाती है। तो दैट मीन्स ये जो पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो, यानी कि जब हमें स्टिमुलस फेस करना पड़ता है, दैट इज हीट। तो ये हीट कौन डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में पाए जाने वाले थर्मो रिसेप्टर्स। ये किसको मैसेज भेजते हैं बेटा, ये मैसेज भेजते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। किनके जरिए, न्यूरॉन्स के जरिए। किसकी मैसेज, किसकी इंफॉर्मेशन, इस स्टिमुलस की। नर्वस सिस्टम इस मैसेज को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये डिसीजन लेता है और ये क्या करता है, वापस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर ऑर्गन्स को, सपोज हमारे हैंड को मैसेज कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ, ताकि आप विड्रा हो जाओगे और आप इस हीट से बच जाओगे, क्योंकि ये हीट जो है बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने देखा कि इस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का, बहुत सारे ऑर्गन्स का, बहुत सारे कंपोनेंट्स का रोल है। जैसे कि थर्मो रिसेप्टर्स का रोल है, न्यूरॉन्स मोटर एज वेल एज सेंसरी न्यूरॉन्स का रोल है, नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का रोल है और इफेक्टर ऑर्गन्स का रोल है। ठीक है बेटा, गॉट इट। गो दैट मीन्स इन बहुत सारे, अगर इन ऑर्गन्स में से कोई ऑर्गन थोड़ी सी भी क्या दिखाएगा, सुस्ती दिखाएगा, तो हम प्रॉपरली रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि अगर सपोज थर्मो रिसेप्टर्स ने
नर्वस सिस्टम को मैसेज नहीं भेजी तो ऑब्वियसली हम रेस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे। या अगर नर्वस सिस्टम से मैसेज आई इफेक्टर आर्गन्स को तो इफेक्टर आर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिखाई तो दैट मीन्स हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखा पाएंगे। या न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज नहीं पहुंचेगी नर्वस सिस्टम के पास तो हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने के लिए इन सारे आर्गन्स का, सारे बॉडी पार्ट्स का एकजुट होना जरूरी है, तभी तो हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखा पाएंगे। और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का एकजुट होना ताकि हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखा पाएंगे। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कि अमि साथ छ हावन सारी बॉडी पार्ट्स एक किस्म यूनिटी, एक किस्म का इत्तेहाद इत्तफाक ये दिखाते हैं। जब ये इत्तेहाद इत्तफाक दिखाते हैं यानी कि जब ये एकजुट होकर काम करते हैं तभी तो हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर एक भी बॉडी पार्ट, एक भी कंपोनेंट, एक भी आर्गन इनमें से क्या दिखाएगा, सुस्ती दिखाएगा, तो हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखाएंगे, ठीक दिखा पाएंगे। इसलिए प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने के लिए इन सारे आर्गन्स का एकजुट होना जरूरी है, इन सारे आर्गन्स का एकजुट होकर काम करना जरूरी है। और इसी को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन मीन्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द different organs of the body, the working together of the different organs of the body in order to show proper response to stimulus is called coordination, is called the working together of the different organs of the body in order to show a proper response to stimulus is called coordination. The working together of the various organs and different organs of an organism in a systemic manner in order to show a proper response to stimulus। यानी कि ये जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एकजुट हो जाते हैं ना इस टाइम, तभी तो हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन को। इससे आपको पता चली कि प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अच्छे से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन दिखाना ज़रूरी है। यानी कि प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूनाइट होना ज़रूरी है। जब भी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स यूनाइट होते हैं इस टाइम, तभी तो हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखा पाते हैं। अगर ये इन ऑर्गन्स में से, इन बॉडी पार्ट्स में से एक भी बॉडी पार्ट क्या दिखाएगा, सुस्ती दिखाएगा, तो हम अच्छे से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए अच्छे से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने के लिए इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का एकजुट होना ज़रूरी है, यूनाइट होना ज़रूरी है। और इसी को हम कहते हैं यानी कि इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का एकजुट होके, यूनाइट होके हो जाना, ताकि हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, गॉट इट, समझ आया। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाना हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि सर्वाइवल के लिए हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है बेटा, इसलिए इस चैप्टर को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, देन इट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। ठीक है बेटा, और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में किस किस चीज़ का रोल है, किनमें, प्लांट्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पहला पार्ट उठाएंगे इस चैप्टर का, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।